एक समय पहले की बात है। हरिहर नाम का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के सारे लोग बड़े ही अच्छे से रहते थे। राजा वीर प्रताप भी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय पहले ही उस राज्य के सेनापति एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब राजा के सामने एक बहुत बड़ी चिंता थी कि अगला सेनापति किसे नियुक्त किया जाए। एक दिन राजा अपने सारे मंत्रियों को दरबार में बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी एक मंत्री अपने स्थान पे खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि हमें हमारे पूर्व सेनापति के बेटे विक्रम, उनको ही हमारा नया सेनापति घोषित करना चाहिए। राजा को भी मंत्री की बात अच्छी लगती है। तभी एक दूसरा मंत्री भद्रा अपने स्थान पे खड़े होकर महाराज से कहता है, महाराज, पूर्व सेनापति के बेटे को हम अपना नया सेनापति नियुक्त कैसे कर सकते हैं? वो तो अभी एक सिर्फ युवा बालक है महाराज। उसके पिता जरूर एक महान सेनापति थे, लेकिन क्या वो युवान अपने पिता जितना सक्षम और धैर्यवान होगा? महाराज, हमें किसी भी निर्णय पर जाने से पहले एक बार सबकी योग्यता की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए महाराज। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। हमें सेनापति पद के लिए एक स्पर्धा का आयोजन करना चाहिए। जो भी उस स्पर्धा में विजयी होगा वही हमारे राज्य का अगला सेनापति होगा। थोड़ी ही देर में राज्यसभा समाप्त हो जाती है। राज्यसभा समाप्त होने के बाद मंत्री भद्रा अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। भद्रा असल में एक विद्रोही था। वो राजा का सारा राज्य हथियाना चाहता था। भद्रा घर जाकर अपने पुत्र वृषभ से, बेटे, तुम राज्य में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और तुम ये प्रतियोगिता जीतकर इस राज्य के सेनापति बन जाओ, ताकि हम कुछ ही समय में इस राज्य को अपने हाथों में ले सके। इसलिए तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। अवश्य पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। मैं अपना 100% दूंगा। अगले दिन जब राज्यसभा में सब लोग प्रतियोगिता के आयोजन की चर्चा कर रहे होते हैं, तभी दौड़कर एक दूत राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ी विपदा पड़ी है महाराज। हमारा राज्य बहुत ही बड़े संकट में है महाराज। दूत, आप हमें साफ साफ शब्दों में बताइए कि ऐसी आखिर क्या विपदा पड़ी है हमारे राज्य पर। महाराज, हमारे सबसे विश्वसनीय गुप्तचरों से हमें अभी अभी ये सूचना मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रभान हम पर 2 दिन में हमला कर हमारा राज्य हथियाना चाहते हैं। ठीक 2 दिन बाद सुबह 50,000 सैनिक लेकर वो हम पर हमला करने वाले हैं महाराज। दूत की बात सुनकर राज्यसभा में एक सन्नाटा सा छा जाता है और हर कोई डरे सहमे चेहरों से सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। कुछ देर के सन्नाटे के बाद राजा अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और सबकी ओर नजर डालते हुए कहते हैं, हे मंत्रीगणों, क्या हमारे पास इस विपदा से बचने का कोई प्रयोजन नहीं? क्या हमारी सेना इतनी कमजोर है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते? आखिर आप सब इस तरह हतबल होकर क्यों बैठे हो? कोई तो उपाय होगा जिससे हम पड़ोसी राजा को सबक सिखा सके। राजा की बातें सुनकर भद्रा मन में सोचता है कि अगर मैं राजा वीर प्रताप की सेना से मुकाबला करूंगा तो जरूर मर जाऊंगा। उससे अच्छा तो मैं खुद पहले ही राजा चंद्रभान की शरण में चला जाऊं और उसका दास बनकर इस राज्य को हथिया लूं। वैसे भी राजा वीर प्रताप की 10,000 सेना भला उनके सामने क्या मुकाबला कर पाएगी? जान बची तो लाखों पाए। तभी एक मंत्री अपने जगह से खड़ा होता है और राजा से कहता है, लेकिन महाराज, हमारे पास सिर्फ 10,000 सैनिक है और उनके पास 50,000। वो तो हमें एक पहर में ही परास्त कर देंगे महाराज। कुछ देर तक राज्यसभा में चर्चा होती है और शाम के वक्त जब राज्यसभा खत्म हो जाती है, तभी भद्रा अपने पुत्र वृषभ के साथ घोड़े पर सवार होकर राजा चंद्रभान की ओर चला जाता है। ये खबर तुरंत राजा को उनके सिपाही आकर बताते हैं। सिपाही की बात सुनकर अब राजा वीर प्रताप आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत रात में राजसभा बुलाते हैं। सभी मंत्रीगण भद्रा ने की हुई गद्दारी से बहुत क्रोधित थे। तभी राजा अपने अंदर की प्रतिशोध की तलपती ज्वाला के साथ अपने सभा में अपनी हुंकार भरते हैं। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई बहादुर है जो अपने राज्य को इस संकट समय में बचा सके? क्या है कोई ऐसा बहादुर हमारे राज्य में? तभी भीड़ में
सबसे पीछे से एक हाथ ऊपर आता है। सभी लोग उस हाथ की तरफ देखते हैं तो वो कोई और नहीं, पूर्व सेनापति का बेटा विक्रम था। विक्रम एक बहुत ही शक्तिशाली और हर एक शस्त्र कला में निपुण था। साथ ही बचपन से विक्रम ने कूटनीति का अभ्यास किया था। सबकी निगाहें विक्रम पर टिकी हुई थी। वो अपने हाथों में तलवार लिए धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ रहा था। राजा और सारा दरबार विक्रम की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे मानो किसी भटके मुसाफिर को रेगिस्तान में पानी की नदी मिल गई हो। विक्रम अपने राजा के सामने आता है और उन्हें प्रणाम कर कहता है, महाराज, उनके पास जरूर 50,000 की सेना होगी, लेकिन हम उन्हें जरूर हरा सकते हैं और उस गद्दार भद्रा को भी हम बंदी बना लेंगे महाराज। बस आपको मेरी एक बात माननी होगी और सबको मेरा साथ देना होगा। क्या आप सब मेरे साथ हो? अगर हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ, हम उस राजा चंद्रभान को सबक सिखाकर ही वापस लौटेंगे। विक्रम की बातें सुनकर जैसे सारे मंत्री और सैनिकों में एक जोश आ गया और सभी एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। शाबाश विक्रम, हमें हमारे सबसे विश्वसनीय सेनापति के पुत्र से यही उम्मीद थी। लेकिन विक्रम, तुम्हारी योजना क्या है? महाराज, राजा चंद्रभान हमारे राज्य पर 2 दिनों बाद आक्रमण करने वाला है और उसके पास बहुत सारी सेना है। उसे पता है कि वो चुटकी बजाते ही हमारे राज्य को जीत जाएगा और वो एक बहुत अय्याश राजा भी है। मैंने अभी अभी अपने कुछ गुप्तचरों से पता किया है कि राजा चंद्रभान और उसकी सेना अभी अपनी अय्याशी में मदहोश है और यही हमारे पास मौका है। महाराज, हमें अभी इसी वक्त राजा चंद्रभान के राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। इससे हम युद्ध तो जीत ही जाएंगे, साथ में राजा चंद्रभान का पूरा राज्य भी। इसलिए अभी सारे सैनिकों को तैयार किया जाए, हम तुरंत उन पर हमला करेंगे महाराज। विक्रम की बातें सुनकर राजा और सारे मंत्रीगण बहुत प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत सारे सैनिक युद्ध के लिए राजमहल के बाहर खड़े हो जाते हैं। राजा, मंत्री और विक्रम भी थोड़ी ही देर में उनके सामने आते हैं। तभी विक्रम अपनी सेना से कहता है, क्या तुम वीर की भांति लड़कर अपने राज्य में हमेशा सर उठाकर शान से जीना चाहोगे, या फिर शरणागति पाकर एक गुलाम की तरह किसी और के इशारों पर अपनी पूरी जिंदगी नाचते हुए बिताना चाहोगे? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, शरणागति या वीरगति? सभी सेना बड़े जोश से अपने राज्य को एक दुराचारी राजा से बचाने के लिए चंद्रभान के राज्य पर आक्रमण करने चल पड़े। कुछ सफर तय करने के बाद उनके सामने एक विशाल पुल आया जो दोनों राज्यों को जोड़ता था और वही एक रास्ता था जिससे 2 राज्य के लोग आपस में व्यवहार करते थे। जैसे ही सारी सेना ने उस पुल को पार किया, तभी विक्रम ने उस पुल के बीचों बीच कुछ गोला बारूद लगाकर उस पुल को आधा नष्ट कर दिया। ये सब देखकर महाराज और बाकी के सेना विक्रम से पूछने लगे, विक्रम, ये तुमने क्या किया? संकट समय में हमें वापस जाने का ये एकमात्र रास्ता था, लेकिन तुमने तो अब इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब क्या होगा अगर हम चंद्रभान की सेना से मुकाबला नहीं कर पाए तो? तभी विक्रम मुस्कुराते हुए अपने महाराज और सेना के पास आया और कहा, साथियों, हम जीतने की कोशिश करने जरूर आए थे, लेकिन जैसे कि तुम सब देख रहे हो, ये एक ही रास्ता था हमारे पास जिससे हम में से कोई ना कोई डरकर भाग सकता था। अब वो रास्ता ही नहीं बचा है, इसलिए अब हमें जीना है तो हमें हर हाल में जीतना होगा। कामयाबी का एक ही रास्ता होता है दोस्तों, और वो है सिर्फ अपने आप पर भरोसा। विक्रम की बातें सुनकर अब पूरी सेना में जोश भर गया। उनके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, मारो या मरो, क्योंकि अब चाहकर भी कोई भाग नहीं सकता था। अब उन्हें हर हाल में जीतना ही था। पूरे जोश और जुनून के साथ सेना ने चंद्रभान की सेना पर हमला बोल दिया। वो सब ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक सिपाही में 100 सिपाहियों की ताकत हो। इधर चंद्रभान की सेना हड़बड़ाहट में डर गई और भागने लगी। थोड़ी ही देर में विक्रम ने राजा चंद्रभान और भगोड़े भद्रा और उसके बेटे को बंदी बना लिया और अपने राजा वीर प्रताप के सामने खड़ा किया। ये सब देखकर उनकी पूरी सेना ने जल्लोष मनाया। आखिर उनकी जीत हो गई। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी सेना का खात्मा किया था। हर कोई खुशी और जोश से उत्सव मना रहा था। अगले दिन राजा ने उस टूटे हुए पुल का निर्माण करने का आदेश दिया और विक्रम के साथ अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह कर दिया। सारे नगरवासी फिर से अपने राज्य में हंसी खुशी से रहने लगे। विक्रम भी आगे एक महान राजा के रूप में उभर आया, जिसने हमेशा अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखा और
और सारी ओर शांति प्रस्थापित की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने से कभी कोई कामयाब नहीं होता, क्योंकि आपके पास हर एक चीज का जिसमें हम फेल हो जाते हैं उसका कोई ना कोई दूसरा रास्ता होता है। अगर ये नहीं हुआ तो हम वो कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं सिवाय जीतने के, तो आप उसे हर हालात में करते हैं, क्योंकि आपके पास बस वही एक विकल्प होता है और वो है जीत। दोस्तों, हमेशा अपने आप पर पूरा विश्वास रखो और जुट जाओ। जो काम आपने हाथ में लिया है उसे पूरा करो, क्योंकि सिर्फ कोशिश करने से कोशिश कभी कामयाब नहीं होती, उसे पूरा करना पड़ता है अपने दृढ़ विश्वास और अपनी लगन और मेहनत से। कई साल पहले की बात है। सुमन नाम की एक लड़की अपने माँ, पिताजी, 2 भाई और 3 बहनों के साथ रहती थी। सुमन बहुत ही होशियार लड़की थी। उसके माँ पिताजी मजदूरी का काम करते थे। उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से मिलती थी। तो सुमन का बड़ा भाई दिल्ली शहर भाग जाता है। अब सुमन अपनी 3 बहनें, 1 भाई और माँ पिताजी के साथ रहने लगी। जब तक वो 5 छोटे थे तब तक उनके पिताजी ने उन्हें सरकारी स्कूल में जाने की अनुमति दी थी। दिन गुजर रहे थे। सुमन उनमें से सबसे छोटी थी। जैसे ही उसके बड़े भाई की 4वीं की पढ़ाई पूरी हुई तो वो भी अपने माँ पिताजी की तरह मजदूरी के काम में जुट गया। सुमन की 3 बहनें अपनी 4वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर घर के सारे काम सीखने लगी। अब जैसे ही सुमन की 4वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हुई तो उसके पिताजी उससे, सुमन, अब तुम्हारी 4वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आज के बाद तुम भी घर में ही रहोगी और अपने 3 बहनों से घर का चूल्हा चौका संभालोगी। सुमन एक बड़ी ही जिद्दी लड़की थी। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। उसने अपने टीचर की सिखाई हुई सारी बातें ध्यान में रखी और वो ध्यान में रखकर अपने पिताजी से, पिताजी, टीचर ने बताया है कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक हमारा कोई भी ज्ञान अधूरा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी है पिताजी। बिल्कुल नहीं सुमन, हमारे यहाँ लड़कियाँ सिर्फ 4वीं तक ही पढ़ाई कर सकती है। आगे की पढ़ाई सिर्फ लड़के ही ले सकते हैं। और तुम तो हमारे घर के हालात को भी जानती हो। अब मैं तुम्हारे लिए कोई खर्चा नहीं कर सकता। अब से तुम्हारी पढ़ाई इतनी ही है। नहीं पिताजी, मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। सरकारी स्कूल में ही जाऊंगी। आप मुझे ना ड्रेस दिलाओ और ना ही किताबें, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी। सुमन एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी, जिसने अपने पिता के साथ समाज का विरोध कर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद से आगे जाना चाहती थी। पढ़ लिख कर बड़ी बनना चाहती थी। वो अपने घर के हालात बदलना चाहती थी। अब उसने अपनी 7वीं कक्षा की परीक्षा पास की तो एक दिन गांव के सरपंच सुमन के घर आकर उसके पिताजी केशव से, अरे केशव, हमारे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तुम्हारी बेटी वो अकेली है जो चूल्हा चौका छोड़कर पढ़ाई के पीछे लगी है। उसे जरा समझाओ। सरपंच जी, क्या बताऊं, मैं उसे पढ़ाई लिखाई के लिए घर से 1 रुपया भी नहीं देता, फिर भी हमेशा अव्वल आ जाती है। अब केशव जोर देकर सुमन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी सुमन अपने जिद पर ही अड़ी हुई थी। उसे समझ आ चुका था कि उसे अपनी शिक्षा के लिए अब कुछ न कुछ काम करना ही होगा। अब वो छुट्टी के दिन खेत में काम करने लगी और धीरे धीरे अपने लिए किताबें बटोरना शुरू कर दिया। वो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। वो बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसने अब 12वीं कक्षा पास कर ली थी और एक संस्था की मदद से जॉब करने लगती है, जहां उसे 3000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, जिसे देख उसके माँ पिताजी की आंखों से आंसू आने लगे। वो एक दिन अपने पिता से, पिताजी, हम सबको पढ़ना चाहिए, उसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई चारा नहीं है। अगर हर घर में एक इंसान पढ़ा लिखा हो तो घर में होशियारी आ जाए, समझदारी आ जाए। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। केशव भी सुमन को सपोर्ट करने लगा, जिसे देख गांव के लोग चलने लगे। इतना ही नहीं, वो अनपढ़ थे तो उनकी सोच भी कुएं के मेंढक जैसे ही थी। वो बार बार केशव से, अरे केशव, तुम्हारी बेटी गांव गांव जाती है काम संभालने। लड़की है भाई, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। अब घर आकर केशव सुमन से, सुमन बेटी, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी।
गांव के सभी लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमसे शादी कौन करेगा? पिताजी, आप मुझे सिर्फ एक बार बीए कंप्लीट करने दो, फिर देखना जो लोग आज रिश्तेदारी के लिए हमें ना बोल रहे हैं वही आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। अब सुमन अपनी पढ़ाई पूरी कर जिस संस्था में काम कर रही थी वहीं पर ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती है। वो गांव के लोगों को पढ़ाई का मतलब समझाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और गांव में महिलाओं की कई सारी समस्याएं होती है जिन्हें समझ वो उन्हें सॉल्व करने लगी। तो एक दिन दूसरे गांव से शंकर नाम का एक इंसान केशव से मिलने आता है और वो केशव से, केशव भाई साहब, तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी है तो हम चाहते थे कि उसकी शादी मेरे बेटे राजेश से हो जाए। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हम सोच रहे थे अगर कोई पढ़ा लिखा हमारे घर में आए तो कम से कम घर में कुछ बातें तो बदल जाए। अब केशव अपनी बेटी की शादी राजेश से तय कर देता है और बड़े ही सीधे सादे तरीके से शादी करता है। राजेश कपड़े सिलने का काम करता था। शादी के बाद भी सुमन अपना काम कर ही रही थी। उनका संसार बड़े ही अच्छे से खुशी खुशी चल रहा था। राजेश और सुमन की शादी को 4 साल बीत चुके थे। लोगों ने अब राजेश के मन में सुमन के बारे में जहर घोलना शुरू कर दिया। तब सुमन को एक बेटा था। अब राजेश सुमन को बहुत परेशान करने लगा, उसे नौकरी छोड़ने के लिए जबरदस्ती करने लगा। तो सुमन राजेश से, सुनिए जी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैंने इस नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। तो चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहना होगा। अरे गांव वाले तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी गलत बातें करते हैं वो लोग। गांव वाले कह रहे हैं ना, क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? राजेश उस दिन बड़ा ही गुस्से में था तो उसने सुमन को जोर से चपट लगाई। तभी सुमन गुस्से में अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब वहां जाने के बाद भी वो अपना काम करती ही रहती है और लोगों को शिक्षित करने का मार्ग ढूंढती रहती है। अब राजेश पंचायत बुलवाता है और गांव के पंचायत के सामने ये बात रखता है। वहां जाने के बाद पंचों में से एक, बेटी सुमन, राजेश तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है, इस बारे में तुम क्या सोचती हो? मैं राजेश जी के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं फिर से ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मेरे शरीर में जान है मैं ये काम करती रहूँगी और करती ही रहूँगी। इतना ही नहीं बल्कि लोगों को ये समझा कर रहूँगी कि पढ़ाई की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। सुमन की सारी बातें सुनकर राजेश, अरे क्या अभी भी तुम्हारे दिमाग से नौकरी का भूत नहीं उतरा? हाँ, नहीं उतरा और ना ही कभी उतरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अरे लोग चांद पर जा पहुँचे हैं और आप लोग अपने बच्चों को 5वीं कक्षा तक भी पढ़ने नहीं देते। हमारे गांव के और आसपास के गांव के सभी बच्चे 5वीं कक्षा की पढ़ाई होते ही बाल मजदूर बन जाते हैं। आप लोग उनका बचपन छीन रहे हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही काम करते रहते हो। अगर पढ़ लिख कर सभी अच्छा काम करेंगे तो सबकी जिंदगी बेहतर बनेगी। किसी को एक दिन भी भूखे पेट नहीं रहना होगा। सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हमारे गांव के बच्चे भी बड़े बड़े ओहदों पर काम कर पाएंगे। मजदूरी की लाचारी में जीने से अच्छा है कि हम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अपनी सजा काटने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे यहीं पर सजा दे सकते हो। सुमन के ऐसे कहते ही गांव की सभी औरतें जोर जोर से तालियां बजाने लगी। ये देख पंचों को भी सुमन की बात माननी ही पड़ी और वो बात सही भी लगने लगी। अब वो राजेश को ताकीद देते हैं कि अरे देखो राजेश, सुमन हमारे गांव को प्रगति की ओर ले जाना चाहती है, हमारा विकास करना चाहती है। आज के बाद तुम कभी भी उसका काम बंद करने की कोशिश मत करना, समझे? सुमन को बड़े ही इज्जत के साथ अपने गांव से विदा किया जाता है। वहां जाने से पहले ही सुमन के वावा गांव तक पहुंच चुकी थी। तो गांव के मुखिया खुद सुमन का स्वागत करने के लिए आगे आते हैं और उसके विचारों से प्रेरित होकर गांव में स्कूल में सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आह्वान करते हैं और सुमन का धन्यवाद भी देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत और लगन से कोई भी अच्छा कार्य करना चाहे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करता है,
जैसे इस कहानी में अंत में सुमन के संघर्ष में उसे सफलता मिली।